आज फिक्र की शुरुआत एक सवाल के साथ। सोचिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप को सबसे ज्यादा क्या पसंद है। अब आप सोचेंगे कि उनको क्या पसंद है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ेगा। देखिए जरा, इस सवाल का जवाब सुनकर आपको हैरानी होगी, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पसंद है तो वो है मक्खन, यानी बटर। और जो भी उनको मक्खन लगाता है वो उसके ऊपर फुल कृपा बरसाते हैं। और आजकल पाकिस्तान ट्रंप के ऊपर भर भर के मक्खन उड़ेल रहा है। मक्खन लगाना, इस मुहावरे का उपयोग किसी को खुश करने या किसी काम को करवाने के लिए चापलूसी करने के अर्थ में किया जाता है। और आज विश्व के नेताओं में किसी को चापलूसी या मक्खन लगवाना सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप। पाकिस्तान की फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने ट्रंप को यही मक्खन व्हाइट हाउस जाकर खूब लगाया, उन्हें नोबेल पुरस्कार का असली हकदार बताया। और मक्खन के बदले ट्रंप पाकिस्तान पर पूरी तरह से मेहरबान है। 2 दिन पहले ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ लगाएगा। भारत से जलन रखने वाले पाकिस्तान उनका इस ऐलान से बहुत ज्यादा खुश हो गया। फिर ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल और ट्रेड पर डील फाइनल जो है वो कर ली गई है। इसे आप तेल पर ट्रंप की तेल मालिश का पाकिस्तानी चक्कर भी कह सकते हैं। ट्रंप ने अब जाकर पाकिस्तान पर एक और मेहरबानी कर दी है। पाकिस्तान पर लगाया गया भारी भरकम टैरिफ भी घटा दिया है। लव यू पाकिस्तान कहने वाले ट्रंप ने अप्रैल में इस्लामाबाद पर 29% टैरिफ लगाया था। लेकिन मुनीर की चाटुकारिता इस कदर काम कर रही है कि कल ट्रंप ने पाकिस्तान पर सिर्फ 19% टैरिफ ही लगाने का ऐलान किया है। यानी मक्खन लगाने के बदले में ट्रंप ने पाकिस्तान को टैरिफ में 10% की छूट दे दी है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने अप्रैल में भारत पर 26% का टैरिफ लगाया था, लेकिन अब इसे सिर्फ 1% घटाकर 25% किया है। और वो भी तब जब दोनों देशों में अभी भी टॉक्स जारी हैं। उधर खबर यह भी है कि पाकिस्तान अब अमेरिका से ऊंची कीमत पर तेल खरीदेगा। डांस करते हुए ट्रंप दिखाई दे रहे हैं आपको। यानी पाकिस्तान को ट्रंप का उधार वाला ट्रैप पसंद है। आपने पुराने जमाने में और एक बड़ी पुरानी कहानी सुनी होगी कि राजा महाराजाओं के किस्से हुआ करते थे, जो अपने दरबार में ऐसे मक्खन लगाने वाले मंत्रियों को खास जगह देकर रखते थे। राजा के बुरे से बुरे फैसले पर भी चाटुकार तारीफ ही करते थे। और चापलूसी से प्रफुल्लित महाराजा बदले में चापलूस को इनाम इकराम भी देते थे। ट्रंप ने मुनीर को अब नोबेल वाली उसी चापलूसी का इनाम पाकिस्तान पर कम टैरिफ लगा कर दिया। ट्रंप की नोबेल वाली चाहत इतनी प्रबल है कि कल तो बकायदा व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस ने गिनाना शुरू कर दिया, जो उनकी प्रवक्ता है, कि ट्रंप को किन किन वजह से नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। वैसे ट्रंप इस वक्त दुनिया को टैरिफ फीवर देने के लिए भी काफी चर्चा में है। वो दुनिया भर से टैरिफ वसूलने और उस पैसे से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। दूसरी ओर उनके दिल में नोबेल की चाहत पल रही है। वो लगातार ये कहने से नहीं चूकते हैं कि दुनिया में अलग अलग फ्रंट पर वो युद्ध रुकवाना चाह रहे हैं, शांति फैला रहे हैं। बदले में उन्हें नोबेल चाहिए। 2 रेस आपके सामने, ध्यान से देखिए। खैर, ट्रंप जब खुद से ये कहते कहते थक गए तो कल तो अति हो गई। उन्होंने व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट को आगे कर दिया। क्या कहा उन्होंने, खुद देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। अमेरिकी प्रेसिडेंट को नोबेल पाने की ऐसी तलब है कि वो अपने मुंह मियां मिट्ठू बने घूम रहे हैं। इसके लिए 2 काफी मशहूर हैं। इसके लिए उन्हें पाकिस्तान जैसे आतंकी देश की मदद करने से भी परहेज नहीं है। पाकिस्तान ने बड़ी चालाकी से ट्रंप को तेल भंडार के झूठे ख्वाब दिखाए। कंगाल देश ने ट्रंप को अरबों खरबों डॉलर के व्यापार का लालच दिया। पैसे के पीछे भागने वाले ट्रंप भी पाकिस्तान का ये झूठ सच मान बैठे हैं। पाकिस्तान को टैरिफ में 10% का भारी भरकम डिस्काउंट दे दिया है। मजे की बात यह है कि तेल के इस खेल में पाकिस्तान और अमेरिका दोनों एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। ये वो ट्रंप हैं, दूसरा कार्यकाल के बारे में तो हम बाद में बात करते हैं, जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में 3 साल तक साउथ एशिया में एक सेक्रेटरी तक नियुक्त नहीं किया था। इनको क्या पता है साउथ एशिया के बारे में? आगे की डिटेलिंग सुनिए। पुख्ता रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान के पास कोई तेल रिजर्व नहीं है। मार्च 2019 में पूर्व पीएम इमरान खान का यह छोड़ा हुआ एक शगुफा है।
उन्होंने तब दावा किया था कि कराची तट के पास तेल और गैस के भंडार मिलने की संभावना है, जिसे खुद पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्रालय ने ड्रिलिंग करने के बाद खारिज कर दिया। वहीं अमेरिका पाकिस्तान को इस तेल पर कैसे ठग रहा है, यह भी देखिए। अमेरिका ने पाकिस्तान को भारत के मुकाबले सिर्फ 6% का टैरिफ डिस्काउंट दिया है। अमेरिका को पाकिस्तान का निर्यात भी बहुत कम 33,000 करोड़ रुपए ही है। कम व्यापार के कारण अमेरिका के कम टैरिफ का खास फायदा पाकिस्तान को नहीं मिलने वाला है। अब सुनते हैं पाकिस्तान में लोग तेल वाले इस झूठ पर ट्रंप और शाहबाज सरकार का कैसे मजा ले रहे हैं। इस सब के बीच में हमने आपको अमेरिका पाकिस्तान में झूठ की बुनियाद पर बने रिश्तों की एक फैक्ट फाइल दिखाई है। आप समझते हैं कि अमेरिका भारत से आखिर चिढ़ा क्यों बैठा है? इसकी पहली वजह यह है कि भारत को अमेरिकी शर्तों पर टैरिफ डील मंजूर नहीं है। यह बेसिक फैक्ट्स है। किसानों और छोटे कारोबारियों के हितों का ख्याल है। अमेरिकी दबाव में रूस जैसे पुराने दोस्तों से दूरी नहीं बनाने का प्रण है। इसको तो लेकर आज ही एमईए ने कहा है अमेरिकी टैरिफ का भारत पर ज्यादा असर भी नहीं पड़ेगा। जीडीपी पर सिर्फ 0.2 से 0.5% तक असर होगा। यह सच्चाई अमेरिका को भी पता है। इसीलिए ट्रंप के बड़े बड़े मंत्री भारत के खिलाफ नफरत वाली सोच उजागर कर रहे हैं। विदेश मंत्री से लेकर वाणिज्य मंत्री तक अमेरिका और भारत के रिश्तों में खटास की बात कहने लगे हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फॉक्स रेडियो को दिए इंटरव्यू में कहा, भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है, यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध प्रयासों को फंड करने में मदद पहुंचा रहा है। यह निश्चित रूप से हमारे संबंधों में खटास का विषय है, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक काम तो यूरोप कर रहा है। उसके साथ क्या करेंगे ये? जबकि अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसन ने कहा है कि भारत की वजह से व्यापार वार्ता बहुत धीमी गति से चल रही है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय की टीम भारत के इस रवैये से परेशान हो चुकी है, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप भारत से नाखुश है। भारत की सरकार शुरू से एक बात कह रही है कि उसके लिए भारत के लोगों का इंटरेस्ट सबसे पहले है और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज की संभावना नहीं है। वैसे ये बात ट्रंप भी अपने दूसरे कार्यकाल में ठीक से जान चुके हैं कि भारत एक टफ नेगोशिएटर है। अमेरिका की शर्तों पर डील वाली दाल नहीं गलेगी। जिस तरह से ट्रंप और मुल्कों को धमका लेते हैं, वो स्ट्रैटेजी भारत में नहीं चलेगी। लेकिन ट्रंप अपने फैसले से अमेरिका के दोस्त देशों से भी संबंध बिगाड़ रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन शायद इसीलिए ट्रंप से खासे नाराज हैं। उन्होंने ट्रंप को खूब खरी खोटी सुनाई। जिस पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप इतनी मेहरबानी दिखा रहे हैं, हमारी अगली खबर उस पाकिस्तान की चिंता कई गुना बढ़ा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर से जो जख्म पाकिस्तान को दिए हैं वो अभी तक भरे नहीं हैं और अब पाकिस्तान के लिए नए डर का सामान तैयार है। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस की है। ध्यान से देखिएगा, रनवे पर बना ये कई फीट गहरा गड्ढा भारत के सटीक हमले की छाप है। 10 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने इस रहीम यार खान एयरबेस पर ऐसा जवाबी हमला किया कि आज तक ये एयरबेस ऑपरेशनल नहीं हो पाया। अब दूसरी तस्वीर पर ध्यान दीजिएगा। यह भारत का SAAW यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है। यह वही बम है जिसने रहीम यार खान एयरबेस के रनवे को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। ये गड्ढा उसी स्मार्ट बम की सटीक मारक क्षमता का सबूत है जिसने बिना सीमा लांघे दुश्मन के एयरबेस को निष्क्रिय कर दिया। डीआरडीओ के बनाए स्मार्ट बम ने पाकिस्तान के सबसे अहम एयरबेस को तबाह करके रख दिया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। अब डीआरडीओ इस स्मार्ट बम को एक सुपर स्मार्ट मिसाइल में बदलने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस गाइडेड बम में अब एक टर्बो जेट इंजन लगाया जा रहा है, जिससे यह एक मिनी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल में तब्दील हो जाएगा। इस अपग्रेड के बाद SAAW यानी 100 की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से बढ़कर 200 किलोमीटर हो जाएगी, उससे भी ज्यादा बल्कि। इसके अलावा इसमें अब एक टर्बो जेट इंजन के साथ एक अतिरिक्त फ्यूल टैंक और एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर जोड़ा जाएगा। यह तकनीक इस बम को लंबी दूरी तक उड़ने में मदद करेगी और मोबाइल टारगेट जैसे मिसाइल लॉन्चर, रेडार, ट्रक, सैन्य टुकड़ियों को भी निशाना बनाने लायक बना देगी। दिन हो या रात, धुंध हो या तूफान, ये स्मार्ट बम हर मौसम और हर परिस्थिति में दुश्मन को सटीकता से ढूंढकर खत्म करेगा।
ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए इस घातक हथियार को भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 MKI, तेजस MK1A और रफेल जैसे लड़ाकू विमानों के लिए तैयार किया जा रहा है। 125 किलो वजन वाले इस बम में 72 किलो का हाई एक्सप्लोसिव पेनिट्रेशन वॉरहेड होता है, जो दुश्मनों के रनवे में बड़ा गड्ढा कर सकता है, बंकर को तोड़ सकता है और रेडर स्टेशन को तबाह कर सकता है। भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट एक साथ 20 से 3200 लेकर उड़ सकता है, यानी एक ही स्क्वाड्रन से दुश्मन देश के एयरबेस नेटवर्क को एक झटके में बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और वो भी भारतीय सीमा में रहकर, क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। इस स्मार्ट बम का पहला परीक्षण 2016 में हुआ था। तभी एक सिंपल मतलब नॉर्मल सा गाइडेड बम था। INS GPS से चलने वाला यह बम अब कई तकनीक बदलावों के बाद भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसका अगला परीक्षण जल्द ही चांदीपुर या पोखरण में हो सकता है, और उसके बाद इसे भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल ताकत में शामिल कर दिया जाएगा। 100 अब सिर्फ एक बम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की उड़ती हुई ताकत है, जो बिना शोर किए दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। अब आपको ब्रिटेन का भारत के खिलाफ वो ग्लोबल एजेंडा दिखाते हैं जिसका कोड वर्ड है दमन। ध्यान से देखिएगा। और इस खबर को देखने से पहले आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर बता दें। डिस्क्लेमर यह है कि हम थोड़ा सा हिस्टोरिक फैक्ट्स के ऊपर भी बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा। कभी दुनिया भर के देशों का दमन करने वाले ब्रिटेन की एक संसदीय समिति ने दमनकारी देशों की सूची जारी की है। आयरॉनिकली इसमें भारत का नाम है। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन इन द यूके नाम की इस लिस्ट में 12 देश हैं। भारत के अलावा चीन, बहरीन, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, ईरान, रूस, रुवांडा, तुर्की, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात इस सूची में शामिल हैं, जिनको लेकर अंतर्राष्ट्रीय दमन के सबूत मिले हैं। और इजराइल जो कर रहा है उसका क्या होगा? खैर, रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ विदेशी सरकारें यूके में रहने वाले लोगों को डराने और उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही हैं। कमेटी ने यूके में विदेशी सरकारों की एक्टिविटी को मानवाधिकारों के लिए खतरा बताया है और ब्रिटिश सरकार से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। रिपोर्ट के साथ कुछ सबूत मिलने का भी दावा किया गया है। भारत के मामले में चरमपंथी संगठन SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस का जिक्र है। सिख फॉर जस्टिस एक खालिस्तान समर्थक संगठन है, जिसे भारत ने UAPA के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। सोचने वाली बात यह है कि जो सिख फॉर जस्टिस भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है, ब्रिटेन उसे अपनी रिपोर्ट में हथियार बना रहा है। ब्रिटेन में जैसे कि कनाडा में स्थिति है, एक काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे संसदीय क्षेत्र हैं जहां भारत विरोधी तत्व हावी हैं, चाहे वो खालिस्तानी हों या मीरपुरी लोग हों। और ये लोग समय समय पर भारत विरोधी कार्य करते रहते हैं, और इन लोगों की जो गतिविधियां हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में सांसदों को प्रभावित करने में कई बार सफल हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इस संसदीय समिति को भी उन्होंने ही प्रभावित किया है, और भारत सरकार इसका विरोध तो करेगी तो पड़ता है, क्योंकि अगर इस तरीके की रिपोर्ट आती हैं तो लोगों के अंदर एक द्वेष तो पैदा होता ही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है या अन्य चीज़ें हैं उस पर इसका कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वैसे ब्रिटेन होता कौन है भारत को सर्टिफिकेट देने वाला? ये वो मुल्क है जो भारत से भागे हुए आरोपियों को अपने यहां शरण दे रहा है, वो हमें सर्टिफिकेट देगा। अब उस सच से ब्रिटेन का परिचय करवाते हैं जो ऐतिहासिक दस्तावेजों में उसके नाम दर्ज है। भारत पर ब्रिटेन का भ्रम दूर करने के लिए हमने फिक्र की फाइल तैयार की है। यह फाइल वहां की सरकार कभी भी पढ़ सकती है। इससे उन्हें अपने पूर्वजों के पाप, जुल्म और अत्याचार का पता चल जाएगा। सबसे पहले ब्रिटेन ये नोट कर ले कि भारत एक शांति प्रिय देश है। फैक्ट है, ये देखिए, भारत की शांति और अहिंसक प्रकृति कई देशों के लिए मिसाल है। दमन के खिलाफ अहिंसा कितना बड़ा अस्त्र है, यह दर्शन भारत ने दुनिया को दिया है। भारत ने ब्रिटिश राज में हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया। अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी महात्मा गांधी यहीं हुए। उनके दर्शन को अंग्रेज शायद भूल गए, इसलिए जुल्म और अन्याय के लिए बदनाम ब्रिटेन को आज आईना दिखाना जरूरी है।
बात 16वीं शताब्दी की है। फ्रांस से कंपटीशन में ग्रेट ब्रिटेन ने विदेशों में अपनी कॉलोनी बनाई। कहा जाता है कि साम्राज्यवादी मानसिकता वाले ब्रिटेन ने दुनिया के लगभग 90% देशों में हमला किया। 16वीं से 20वीं शताब्दी के बीच दुनिया भर में ब्रिटेन का सिक्का चलता था। उस दौर में कहा जाता था कि ब्रिटिश राज में सूरज कभी अस्त नहीं होता है। उस दौर में ब्रिटेन ने तमाम देशों का दमन किया, उनके संसाधनों का दोहन किया। सिर्फ भारत की बात करें तो ब्रिटिश राज में अंग्रेज यहां से 45 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूट कर गए थे। आज की तारीख में उसकी इकोनॉमी 3.84 ट्रिलियन डॉलर है, यानी कि मौजूदा इकोनॉमी से करीब 11 गुना ज्यादा रकम और संसाधन भारत से लूट के गए। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण भारत के 10 करोड़ लोगों की जान जाने का अनुमान है। यह आंकड़ा 1880 से 1990 के बीच तक का है। पंजाब के अमृतसर में 1880 से 1920 के बीच का है। और पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन भूल सकता है। शांतिपूर्वक बाग में इकट्ठा निहत्थे लोगों को गोलियों से भून दिया गया। जल्लाद जनरल डायर के आदेश पर नरसंहार हुआ था। बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और बच्चे सबको गोलियों से छलनी कर दिया गया था। 15 मिनट के अंदर करीब 1700 राउंड गोलियां चली थी। फायरिंग तब रुकी जब गोलियां खत्म हो गई। 500 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ था। इस नरसंहार को लेकर खुद ब्रिटेन के राजघराने ने बरसों बाद माफी मांगी थी। अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में झोंक दिया, जबकि भारत का इस जंग से कोई लेना देना नहीं था। इन युद्धों में मारे गए भारतीय सैनिकों का कोई स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों पर केमिकल वेपन की टेस्टिंग भी की गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के कारण बंगाल में 30 लाख लोगों को अकाल ने लील लिया था। यह बात साल 1943 से 1944 की है। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और बंगाल में भीषण अकाल पड़ रहा था। इसके बावजूद चर्चिल ने भारतीयों के हिस्से का अनाज विश्व युद्ध में लड़ रहे अपने सैनिकों को भेज दिया, जिस कारण लाखों लोग मारे गए थे। जिस ब्रिटेन के हाथ करोड़ों लोगों के खून से सने हैं, जो ब्रिटेन मासूम लोगों की अकाल मृत्यु का कारण बना है, जिसने दुनिया में घूम घूम कर संपत्ति लूटी, वो ब्रिटेन आज किस मुंह से दमन की बात कर रहा है। अगर अपने इतिहास की फाइल पढ़ लेते तो ऐसी रिपोर्ट बनाने से पहले इनके हाथ जरूर कांपते। और इतना ही नहीं, अभी जाकर जरा ब्रिटेन के जो क्वीन और किंग है अपनी कबर्ड खोलें तो उसमें भी सिर्फ भारत से चुराए गए सामान दिखाई देंगे। खैर, अब फिक्र में एक ऐसी खबर जो हमारे देश में दशकों से बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब होती रही है। चुनावी राज्य बिहार में तो इन दिनों पूरी सियासत ही इस मुद्दे के इर्द गिर्द घूम रही है। यह मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठ का। इस बार भारत में घुसपैठ का यह गंभीर आरोप बांग्लादेश की एक एक्ट्रेस और मॉडल शांता पॉल पर लगा। उन पर यह आरोप भी पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी की पुलिस ने लगाए। कोलकाता से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और शांता पॉल के पास से कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए। आप जिन्हें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है 28 वर्ष की बांग्लादेशी एक्ट्रेस शांता पॉल, जो इंस्टाग्राम पर अपनी रील से खूब छाई रहती है। बीते 6 साल से यह कोलकाता में अवैध घुसपैठ करके रह रही थी। कोलकाता में जादवपुर यूनिवर्सिटी के पास एक जगह पड़ती है बिक्रमगढ़। वहीं 6A मकान है जहां ये किराए पर एक शख्स के साथ रहती थी। पुलिस को जब इनके बारे में पुख्ता सूचना मिली तो इस घर पर छापा मारा गया, गहन तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस ये देखकर दंग रह गई कि एक्ट्रेस शांता पॉल के नाम पर कई बांग्लादेशी पासपोर्ट जारी थे। पासपोर्ट और वीजा की अवधि कई महीना पहले ही समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद भी वो बांग्लादेश नहीं लौटी। बांग्लादेशी एयरलाइंस कंपनी रेजेंट एयरवेज की एम्प्लॉय कार्ड भी इनके पास था। ये इस एयरलाइन में एयर होस्टेस रह चुकी हैं। इसके अलावा ढाका के सेकेंडरी एजुकेशन का एक एडमिट कार्ड मिला है। सबसे बड़ी बात, शांता पॉल के पास से पुलिस को 2 अलग अलग पते वाले आधार कार्ड और राशन कार्ड और यहां तक कि वोटर आईडी भी मिला है। पुलिस ने सारे फेक दस्तावेज जब्त कर लिए हैं।
छानबीन में यह भी पता चला है कि आधार कार्ड में एक पता कोलकाता का है और दूसरा पता बर्धमान का है। बताया जा रहा है कि बर्धमान वाला आधार कार्ड 2020 में जारी हुआ था। पुलिस का कहना है कि कई वर्षों से शांता पॉल भारत में पहचान छिपा कर रह रही थी। पुलिस ने इसके बाद शांता पॉल को गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने शांता पॉल को 8 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब आगे का किस्सा सुनिए। बांग्लादेशी मॉडल को 2-2 आधार कार्ड कैसे मिल गए? कोलकाता पुलिस इस बारे में तफ्तीश आगे बढ़ा रही है। UIDAI चुनाव आयोग और फूड डिपार्टमेंट से संपर्क कर रही है कि भारत में शांता पॉल के फर्जी दस्तावेज कैसे बन गए। पुलिस उस शख्स का भी पता लगा रही है जो इनके साथ कोलकाता में किराए पर रहता था। इस कहानी में एक और किरदार भी है, उसका नाम है शेख मोहम्मद अशरफ, जो शांता पॉल का पति है। शेख मोहम्मद अशरफ बेंगलुरु का रहने वाला है। पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है। एक्ट्रेस के बांग्लादेश वाले कनेक्शन की पूरी पड़ताल हो रही है और सामने इसको लाया जा रहा है। बांग्लादेश एक्ट्रेस के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी दे देते हैं। बैक स्टोरी तो पता होना जरूरी है ना। शांता पॉल ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। सबसे पहले फ्रेश लुक नाम की एक मॉडल हंट कंपटीशन को जीता, जिसके बाद चर्चा में आई। वर्ष 2019 में शांता पॉल ने मिस एशिया ग्लोबल कंपटीशन में हिस्सा लिया, जिसमें 24 देशों की मॉडल शामिल थी। इस प्रतियोगिता में वो टॉप 5 तक पहुंची। उसके बाद शांता पॉल को मिस ब्यूटीफुल आईज का खिताब भी मिला। मॉडलिंग में नाम कमाने के बाद शांता पॉल ने कई फैशन शोज में हिस्सा लिया और देश विदेश में कई रैंप वॉक भी किए। इसके बाद फिल्मों में काम किया। शांता पॉल कई टीवी एड्स में भी नजर आ चुकी हैं। बंगाली और साउथ की फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। शांता पॉल अपनी एक्टिंग और मॉडलिंग के अलावा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव है। देखिए, बात बांग्लादेश की हो रही है तो वहां यूनुस राज में कट्टरपंथी संगठनों को कैसे खुली छूट मिली हुई है, यह बड़ी खबर भी आपको जानना जरूरी है। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में 4 कट्टरपंथी संगठनों ने भारत के खिलाफ गठजोड़ कर लिया। ये 4 संगठनों को आप मोहम्मद यूनुस के कट्टर ब्रदर्स भी कह सकते हैं। इन संगठनों का गठजोड़ म्यांमार की अराकान आर्मी की तर्ज पर किया गया है, जो लंबे वक्त से म्यांमार में हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के लिए जिम्मेदार हैं। मोहम्मद यूनुस के कट्टर ब्रदर्स का मुख्य कार्य भी हिंसा फैलाना, नशे का कारोबार करने और मजहबी कट्टरता का नेटवर्क खड़ा करना है। इसमें सबसे पहला नाम है ASRA यानी अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी। दूसरा गुट है RSO यानी रोहिंग्या साल्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे संगठन का नाम है RIM यानी रोहिंग्या इस्लामी महाज। और ARA यानी अराकान रोहिंग्या आर्मी नाम का चौथा गुट इस गठबंधन का हिस्सा है। इन चारों संगठनों का मिशन क्लियर है, भारत की सीमाओं के आसपास दहशत और अराजकता का माहौल खड़ा करना। लेकिन उन्हें रोकने के बजाय बांग्लादेश की अंतरिम सरकार न सिर्फ चुप है, बल्कि इन्हें मजबूत करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की जैसी ताकतों से हाथ मिला रही है। इन चारों गुटों में जो अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी है, उसका नेता अताउल्लाह जुनूनी है, जो तालिबान से ट्रेनिंग ले चुका है। दूसरा गुट रोहिंग्या साल्वेशन ऑर्गेनाइजेशन पहले अकेले ही हिंसा फैलाता था, लेकिन अब उसे साथी मिल गए। रोहिंग्या इस्लामी महाज नाम के गुट का सरगना है मौलवी सलीमुल्लाह, जो बांग्लादेश में मदरसों की चेन चलाता है। और अराकान रोहिंग्या आर्मी ड्रग्स की तस्करी के लिए बदनाम है और इसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का प्रॉक्सी गुट भी कहा जाता है। खबर है कि ये चारों संगठन अब रोहिंग्या शरणार्थियों की आड़ में भारत की सीमाओं के पास गड़बड़ी फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। खतरनाक बात यह है कि इस पूरे सियासी और इस पूरे जिहादी गठजोड़ को पाकिस्तान की ISI, अल-कायदा और अन्य इस्लामी संगठनों से पैसा, हथियार और ट्रेनिंग, ये तीनों मिल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस खामोश। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, SIR के बाद चुनाव आयोग ने आज बिहार में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसकी कॉपी राजनीतिक दलों को सौंप दी गई है। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या घटकर 7 करोड़ 24 लाख रह गई है। पहले यह आंकड़ा 7 करोड़ 89 लाख था, यानी करीब 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। वोट चोरी वाले इल्जाम पर आज चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। आयोग ने कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। चुनाव आयोग पर टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना है। आयोग ने चुनावी प्रक्रिया में लगे अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गैर जिम्मेदाराना बयानों को नजरअंदाज करें।
9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा। नामांकन करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त तक की है, जबकि 25 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 9 सितंबर को ही उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे भी आएंगे। राज्यसभा के वेल में सीआईएसएफ को लेकर नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐतराज जताया है। उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जब सदस्य जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे होंगे तो सीआईएसएफ कर्मी सदन के वेल में नहीं आएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सांसदों की मांग पर संसद में सीआईएसएफ की तैनाती की गई। बेंगलुरु की एक अदालत ने रेप केस में जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को दोषी ठहराया है। सजा का ऐलान कल किया जाएगा। अदालत का फैसला सुनते ही रेवन्ना कोर्ट में रोने लगा। यह फैसला मेड से बलात्कार के केस में सुनाया गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए करियर का पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। वो ये पुरस्कार अभिनेता विक्रांत मैसी के साथ संयुक्त रूप से साझा करेंगे। विक्रांत मैसी को 12वीं फिल्म में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। वहीं नानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे में निभाए गए किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के स्कूल कर्मचारियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। रसोइयों का मानदेय 1,650 रुपए से बढ़ाकर अब 3,300 रुपए हो गया है। रात्रि प्रहरियों को अब 10,000 रुपए मिलेंगे, जो पहले 5,000 रुपए थे। राज्य में कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड मामले में ईडी ने उन्हें तलब किया है। अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए 5 अगस्त को दिल्ली बुलाया गया। उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। हाल ही में ईडी ने अनिल अंबानी के ठिकानों पर रेड की थी। राजस्थान से लेकर हिमाचल प्रदेश तक सैलाब के सितम जारी है। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश से हालात बिगड़ गए, तो वहीं सवाई माधोपुर में भी बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड से दहशत फैल गई। अब भारत विरोधी साजिशों पर बांग्लादेश का एक नया कोड वर्ड, सल्तनते बांग्ला। यह टर्म कल से काफी ट्रेंड कर रहा है। यह वो सल्तनते बांग्ला नहीं है जिसका अस्तित्व करीब 500 साल पहले हुआ करता था, बल्कि यह आज का सल्तनते बांग्ला है, जिसके इरादे बेहद खतरनाक हैं। इसके तार भारत से लेकर बांग्लादेश और तुर्की तक जुड़े हुए हैं। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में इसका सच सबके सामने रखा है। संसद में कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बांग्लादेश में तुर्की समर्थित एक उग्रवादी समूह उभर कर सामने आया है, जो ग्रेटर बांग्लादेश के ऐसे नक्शे को प्रचारित कर रहा है जिसमें भारत के कुछ हिस्से शामिल हैं। सुरजेवाला ने इससे जुड़े 4 सवाल पूछे थे। जयशंकर ने इसके जवाब में ही सल्तनते बांग्ला का जिक्र किया। ढाका में सल्तनते बांग्ला नाम का एक इस्लामी समूह है, जिसे तुर्की यूथ फेडरेशन नाम का तुर्की का एक एनजीओ का समर्थन प्राप्त है। उसी ने कथित ग्रेटर बांग्लादेश का एक मानचित्र जारी किया है, जो ढाका विश्वविद्यालय में दिखाया गया था। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने अपनी तरफ से इसका फैक्ट चेक करवाया, जिसमें इन आरोपों को खारिज किया गया। पता था हमें, इसका जिक्र भी जयशंकर के जवाब में, लेकिन सरकार ने कहा है कि भारत राष्ट्रीय हित के मामले में के संबंध में बांग्लादेश पर ध्यान केंद्रित किए हुए है। जयशंकर के जवाब में जिस तुर्की यूथ फेडरेशन का जिक्र है, वो एक एनजीओ है। तुर्की में इस एनजीओ की स्थापना 12 अप्रैल 2004 को हुई थी। कहा जा रहा है कि यही एनजीओ सल्तनते बांग्ला को वैचारिक और वित्तीय मदद कर रहा है। यह एनजीओ खुद ऐलान कर चुका है कि वो बांग्लादेश के एजुकेशन सेक्टर और धार्मिक संगठनों को सपोर्ट करता है। बांग्लादेश में सल्तनते बांग्ला संगठन से यूनुस की बेटी दीना के वित्तीय संबंधों का दावा किया जा रहा है। कई शहरों में इसके दफ्तर हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सल्तनते बांग्ला से बांग्लादेशी सरकार के कई लोग जुड़े हुए हैं। इसीलिए नक्शे की गलती को जानबूझकर अनदेखा किया जा रहा है। सल्तनते बांग्ला भारत विरोधी एजेंडा चला रहा है। हमारे पास ग्रेटर बांग्लादेश का वो नक्शा भी है, लेकिन हम आपको वो नक्शा नहीं दिखाएंगे, क्योंकि भारत की संप्रभुता को चोट पहुंचाने के लिए बनाया गया। अब फिक्र महाराष्ट्र की। पुणे से 80 किलोमीटर दूर यवत नाम के एक गांव में आज हिंसा भड़की। हाथ में पत्थर, मस्जिद पर लगातार हमले, जलती दुकानें, जलती गाड़ियां, दौड़ते भागते प्रदर्शनकारी, 2 गुटों में हिंसक झड़प, आंसू गैस के गोले दागती पुलिस, प्रदर्शनकारियों को खदेड़ती पुलिस, नारेबाजी। ये सारे घटनाक्रम बताने के लिए काफी हैं कि आज दोपहर महाराष्ट्र में
शिवाजी महाराज के अपमान पर किस तरह महासंग्राम छिड़ गया। सवाल यह है कि आखिर इस हंगामे का चेहरा कौन है? किसके आदेश पर ये लोग पत्थर लेकर सड़क पर उतर आए? किसके आदेश पर ये लोग अचानक धार्मिक स्थल पर पत्थरबाजी करने लगे? आखिर कौन है महाराष्ट्र के दौंड का असली गुनहगार? पहले 4 वीडियो से इस हिंसा की पूरी कहानी और जानिए कैसे एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद पत्थरों की बारिश होने लगी, कैसे एक पोस्ट पर नफरत की चिंगारी भड़कने लगी, कैसे एक पोस्ट पर हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ गए। मस्जिद पर पथराव का ये वीडियो देखिए, कैसे कुछ लोग माहौल को बिगाड़ रहे हैं। इन्हें ना कानून का डर है, ना पुलिस का भय है, ना आम लोगों की चिंता है। पुलिस के अनुसार विवाद की शुरुआत व्हाट्सएप और फेसबुक स्टेटस पर डाली गई एक तस्वीर से हुई थी। विवाद बढ़ने के बाद पुलिस पूछताछ कर रही थी, एक्शन ले रही थी, लेकिन तब तक पोस्ट वायरल हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ आपकी आंखों के सामने। आपको इसी हिंसा का दूसरा वीडियो दिखाते हैं। इसमें एक जगह 40 से 50 लोग दिख रहे हैं, 2 गुटों में झड़प की ये तस्वीरें भी वायरल हैं। ये आगजनी की तस्वीर है। जब तक पुलिस पूरे मामले को कंट्रोल करती, जब तक पुलिस प्रदर्शनकारियों को पकड़ पाती, कई गाड़ियों में आग लग चुकी थी, कई दुकानें जल चुकी थी, पूरे इलाके का माहौल बिगड़ चुका था, उपद्रवी अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। अगला वीडियो पुलिस के एक्शन का। भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। आज दोपहर 12 बजे हंगामा हुआ। कई घंटे की कार्रवाई के बाद तनाव कम हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस हिंसा पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि एक बाहरी व्यक्ति ने आपत्तिजनक स्टेटस डाला था, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हुई। लोग सड़कों पर उतर आए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम हिंसा वाली जगह पर पहुंची, वहां के लोगों से बातचीत की, जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों एक पोस्ट पर इतना माहौल बिगड़ा। एक बाहेरच्या व्यक्तीने एक चुकीचं स्टेटस ठेवल्यामुळे आणि त्या ठिकाणी कुठल्या तरी पुजाऱ्याने बलात्कार केला वगैरे अशा प्रकारचं काहीतरी स्टेटस ठेवल्यामुळे तणाव निर्माण झाला आणि लोक रस्त्यावर आले। जमावाला पांगवण्याकरता काही प्रमाणात लाठीचार्ज देखील करावा लागला, पण आता परिस्थिती नियंत्रणामध्ये आहे। मात्र अशा प्रकारे जाणीवपूर्वक काही लोक तणाव निर्माण झाला पाहिजे। इधर ही इस दुकान में जो भीड़ आई थी, उधर बहुत जो दुकान के कांच है वो फटे हुए दिख रहे हैं। उस ठिकाने में जो मस्जिद है वो देखिल जो ग्राम पंचायत में नोंद नहीं है, उस मस्जिद को देखिल जो इधर के लोगों ने पार दिया है। आज सुबह से बहुत ही परिस्थिति नियंत्रण के बाहर हो चुकी थी। कि ये जो मैसेज था सोशल मीडिया में वो वायरल हो चुका था और गांव में पहले से ही एक थोड़ा तनावपूर्ण कुछ एक हफ्ता पहले को घटना हुई थी, जिसकी वजह से थोड़ा तनाव बढ़ा हुआ था। तो ये मोशन हाइटन होने की वजह से गांव के लोग रास्ते पे आए और उसमें से कुछ यंगस्टर्स ने कुछ जगह पे जाके कुछ स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। किसी ने बोला कि ये भी मोमेडियन लोगों की बेकरी है। एक्चुअली बेकरी हमारी है और वो यहाँ पे रेंट पर है, और फिर उन्होंने इस बेकरी को जानबूझ के पत्थर मारा, थोड़ा ये किया और जानबूझ के फिर ये इस तरफ से पतरा फाड़ दिया और अंदर कुछ जलने वाला चीज़ डाल दिया। उससे ये सारा बेकरी जो है हमारा वो जल गया है। आपको बता दें कि आज से 6 दिन पहले 26 जुलाई को पुणे में यवत के नीलकंठेश्वर मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ हुई। इसी को लेकर गुरुवार से ही विरोध हो रहा था। आज एक युवक की आपत्तिजनक पोस्ट वायरल हो गई, जिसे हम आपको दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ सच बताना है, माहौल को बिगाड़ना हमारा मकसद नहीं। खैर, थोड़ा सा ABCD की बात करते हैं। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, आपने सुना होगा। लेकिन फिक्र में अब यूपी की एक नई पाठशाला की बात करते हैं। A फॉर अखिलेश, D फॉर डिंपल पढ़ाया जा रहा है। यह पाठशाला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के PDA से प्रेरित है। PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर के विरोध में अलग अलग जिलों में ऐसी पाठशाला चला रहे हैं, जिसका नाम है PDA पाठशाला। हालांकि अब इस पर विवाद हो गया है। कानपुर में समाजवादी पार्टी की नेता रचना सिंह गौतम पर बिना अनुमति के PDA पाठशाला चलाने के आरोप में केस दर्ज कर लिया गया है। प्रशासन का कहना है कि बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। यूपी में स्कूल मर्जर के विरोध में समाजवादी पार्टी की ओर से PDA पाठशाला चलाई जा रही है। इसी क्रम में कानपुर के
बिल्हौर से समाजवादी पार्टी नेता रचना सिंह भी इस पाठशाला को चला रही थी। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय के सामने बच्चों को स्कूल की ड्रेस में बुलाकर पढ़ाया गया। इस मामले की डीएम और बीएसए की जांच में यह पाया गया कि यह पाठशाला बिना अनुमति के चलाई गई, जिसके बाद रचना सिंह के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 66 और अफवाह फैलाने सहित कई धाराओं में केस दर्ज है। अब इस पर राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार विपक्ष को दबा रही है, सत्ता पक्ष के लोग इसे भ्रमित करने का तरीका बता रहे हैं। शिक्षा अधिकारी बिल्हौर द्वारा कल थाना अरौल पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसमें श्रीमती रचना सिंह गौतम के विरुद्ध कतिपय आरोप अंकित किए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा बच्चों के मध्य भ्रम फैलाया जा रहा है कि विद्यालय बंद होने वाले हैं। कि ये सरकार सब कुछ बंद करने में लगी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम जो स्कूल बंद किए जा रहे थे, उन्हीं के बच्चों को लेकर हम पीडीए पाठशाला में उन बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन सरकार के दबाव में आकर बीएसए के अधिकारी ने हम पर मुकदमा दर्ज करा दिया कि हम पीडीए पाठशाला लगाकर बच्चों को शिक्षा ना दे पाए। हम ऐसे ही पीडीए पाठशाला निरंतर जारी रखेंगे, अपने बच्चों को, दलित ओबीसी के बच्चों को शिक्षा देते रहेंगे। ये ऐसी सरकार है जो ये कहती है, हिंदुत्व का नारा लगाती है, मातृत्व का नारा लगाती है, लेकिन मधुशालाओं का ये जो है बढ़ावा देती है और जितने भी हमारे सरकारी स्कूल हैं उनको बंद कर रही है। तो आप ये सोचिए कि हमारी जो ये पाठशाला ये अनवरत तब तक चलेगी जब तक बच्चों को उनका सही न्याय नहीं मिल जाता। पाठशाला जनता की सेवा की पाठशाला खोलो ना, विकास की पाठशाला खोलो ना। योगी जी की जो विकास की पाठशाला है उसमें आकर ट्रेनिंग ले पहले लोग। अब मुझे नहीं पता कि क्या ये प्रकरण है, लेकिन कोई पीडीए की पाठशाला खोलता है, किसी और चीज की पाठशाला खोलता है। उससे बेहतर ये है कि वो विकास की रणनीतियों को जाने, विकास क्या होता है, जनता की सेवा में अपने को समर्पित करें। इस पर अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि पीडीए के लोगों से भेदभाव हो रहा था, इसीलिए पीडीए पाठशाला की जरूरत पड़ी। पाठशाला बंद क्यों? आप शिक्षा को क्यों छीन रहे हैं? शिक्षा का अधिकार का कानून है कि आपको शिक्षा मिलेगी, और फिर ये तय है कि आपके घर के पास हो स्कूल। शिक्षा पे इन्हें ध्यान नहीं है, इन्हें ध्यान है कि वोट कहाँ पड़ेगा। ये तमाम स्कूल वो बंद किए जहाँ पर बूथ बनते थे और समाजवादी पार्टी जीतती थी। ये पॉलिटिकल डिसीजन है। आप विकसित भारत कैसे बना पाओगे अनपढ़ों के साथ? इसमें सब पीडीए के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसीलिए पीडीए पाठशाला चल रही है। और अगली खबर मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ी है। कल इस केस में 17 साल बाद फैसला आया और आज 17 साल बाद एक साजिश का भी दावा किया गया है। साजिश थी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ। सवाल यह है कि क्या मालेगांव ब्लास्ट केस में संघ प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने की साजिश थी? क्या मालेगांव केस में एटीएस मोहन भागवत को गिरफ्तार करने वाली थी? क्या भागवत को गिरफ्तार कर भगवा आतंकवाद साबित करने का प्लान था? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मालेगांव केस की जांच में शामिल एटीएस के पूर्व अफसर महबूब मुजावर ने कुछ चौंकाने वाले दावे किए हैं। 6 महीने तक जांच में से जुड़े रहे महबूब मुजावर के मुताबिक इन्हें इस केस में इसलिए शामिल किया गया था ताकि भगवा आतंकवाद को साबित किया जा सके। उनका दावा है कि उन्हें सीधे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने के निर्देश दिए गए थे। मुजावर ने कहा कि उन्होंने मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का विरोध किया था। इसके बाद उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए, हालांकि वो सभी मामलों में बरी हो गए। महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व ऑफिसर महबूब मुजाफर ने क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरे को उसमें का एक पार्ट का तपास दिया गया था, एक अलग से ये दिया गया था मेरे को कि उसमें जो एब्सकॉन्डर है संदीप डांगे, रामजी कलसंगरा, इसके बारे में मेरे को आदेश दिया गया था। उसके अलावा मोहन भागवत जी को इसमें पकड़ के लाओ, उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। मैं नहीं उसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं किया। इस वजह से मेरे ऊपर, उनको मालूम था कि इसको सब सीक्रेट मालूम है, इसके अंदर क्या साजिश है क्या, इस वजह से मेरे पर झूठी केस की कि मोहन भागवत जी को संदीप डांगे और रामजी कलसंगरा से मिला के केस करना चाहते थे वो।
मगर वो बाद में वो रामजी कल संग्रह और संदीप डांगे का मर्डर हो गया, इन कस्टडी में खत्म कर दिया उसको। मालेगांव में ब्लास्ट की घटना सितंबर 2008 की। मोहन भागवत मार्च 2009 में संघ प्रमुख बने थे। अगर एटीएस के पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर का दावा सही है तो ये गंभीर मुद्दा है जिस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आरएसएस को टारगेट करने का षड्यंत्र रचा था। मोहन भागवत पर जो सच सामने आया है उससे देश का राजनीतिक तापमान काफी बढ़ गया है। परत दर परत ये जो षड्यंत्र है ये बाहर निकल रहा है। तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था। जो अधिकारी इतने सालों के बाद कह रहा है उसके ऊपर भी देखना चाहिए कि भाई उस वक्त आपने क्यों नहीं ये किया, आपको किसने रोका था या आप किस लिए, अगर आप भी उस दबाव में आते हैं तो गलत काम करते हैं। अब आपको मॉर्निंग वॉक वाली दो राजनीतिक खबरें दिखाते हैं। पहली मॉर्निंग वॉक तमिलनाडु के पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम और मौजूदा सीएम एमके स्टालिन की है जिससे एक गठबंधन टूट गया। दूसरा मॉर्निंग वॉक जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का है जो गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट पर मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया में पोस्ट किया जिसका रिप्लाई प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इन दोनों मॉर्निंग वॉक की बड़ी चर्चा है। पहले तमिलनाडु की बात करते हैं। यहां के पूर्व सीएम ओ पनीरसेल्वम यानी ओपीएस और मौजूदा सीएम एमके स्टालिन ने मॉर्निंग वॉक पर मुलाकात की और चाय पी। दोनों की मुलाकात की यह तस्वीर काफी चर्चा में रही। इस मुलाकात के बाद उन्होंने तुरंत अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक कर ली और फिर बीजेपी से अलग होने का ऐलान कर दिया। खैर, अब दूसरी मॉर्निंग वॉक की चर्चा जो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की है। वो आजकल गुजरात के दौरे पर है। उन्होंने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और नर्मदा डैम का दौरा किया। इसके बाद अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मॉर्निंग वॉक की। उन्होंने इन जगहों को की काफी तारीफ की। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखकर सोशल मीडिया पर लिखा, सोचा नहीं था कि यह प्रतिमा इतनी भव्य होगी। इसे देखकर ही समझा जा सकता है कि यह किस सोच और भाव से बनाई गई है। ये नए भारत की एक बड़ी पहचान है। इसके बाद उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, मैंने अपनी सुबह की दौड़ मशहूर साबरमती रिवर फ्रंट पर पूरी की। ये दौड़ने के लिए सबसे शानदार जगहों में से एक है। इस पोस्ट पर पीएम मोदी ने रिप्लाई किया और लिखा, कश्मीर से केवड़िया तक। ये देखकर अच्छा लगा कि उमर अब्दुल्ला जी ने साबरमती रिवर फ्रंट पर दौड़ का आनंद लिया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। खैर, अब एक बड़ी हैरान करने वाली खबर आपको चलते चलते दिखाते हैं। सऊदी अरब से एक वायरल वीडियो बहुत खौफनाक है। आप बचपन में झूलों पर बैठे होंगे, मेला कई बार जाते होंगे, उसमें ये सब आपने झूले देखे होंगे। लेकिन ध्यान से देखें, आपके मन में जब भी कोई डर रहता होगा तो अब ये खबर देखकर शायद वो डर और ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि झूला झूलते समय ये हादसा हुआ है। सऊदी अरब में कई लोगों का यही डर हकीकत में बदल गया जब 31 जुलाई यानी कल एम्यूजमेंट पार्क में एक झूला चलते चलते अचानक टूट गया और हवा से जमीन पर आ गिरा। इस खतरनाक हादसे में 23 लोग घायल हो गए हैं। 2 से 3 लोग बहुत क्रिटिकल हैं। अब सऊदी अरब में प्रशासन जांच कर रहा है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। वैसे आपको बता दें कि इसे 360 डिग्री झूला कहा जाता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग इस पर बैठकर रोमांचित हो रहे हैं। तभी अचानक से झूला, उसकी जो आर्म है वो बीच में से टूट जाती है और उसमें जो बैठे हुए लोग हैं वो सीधे ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। चीख पुकार मच जाती है, चारों ओर दहशत छा जाती है। बस इसे सुखद चमत्कार ही कहेंगे कि इस दुर्घटना में किसी की मृत्यु